नमस्कार, मैं अजय कुमार। खाने पीने के सामानों में मिलावट की खबरें उठाकर कभी पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि दूध में केवल पानी की मिलावट की खबर ही नहीं छपी है, यूरिया और स्टार्च की मिलावट की खबरें भी छप रही हैं। चीनी में रेत और चौक के दाने की मिलावट की खबरें छपी हैं। दाल में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बुरादा मिलाकर बेचा जा रहा है। बेसन और हल्दी में पीला रंग मिलाया जा रहा है। बादाम के तेल में मिनरल ऑयल मिलाया जा रहा है। शहद में शुगर सिरप और ग्लूकोज मिलाया जा रहा है। आटे की सफ़ेदी में चॉक के पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि खाने पीने के सामान में जहाँ भी मिलावट हो सकती है वहाँ मिलावट की जाती है। खाने पीने के सामान में मिलावट नैतिकता और ईमानदारी जैसी किसी भी चीज़ की परवाह ना करने वाली भारतीय संस्कृति का गहरा सत्य बन चुकी है। खाने पीने के सामान में मिलावट होगा तो दुष्परिणाम भी निकलेंगे। नंगी आंखों से दिखेगा भी नहीं, मगर सेहत बर्बाद होता रहेगा। जानलेवा बीमारियां शरीर में अपना घर बनाती रहेंगी। मगर प्रश्न यह है कि यह मिलावट रोकी कैसे जाए। हम अपनी सामान्य सी बुद्धि से सोचें और देश विदेश के तमाम विद्वानों की सोच समझ से गुजर कर सोचें। तो यह बताइए कि क्या खाने पीने की सामानों में होने वाली मिलावट और दुकानदार के नाम और पते के बीच में आपको कोई रिश्ता बनता हुआ दिखता है? अगर खाने पीने का सामान बेचने वाला दुकानदार अपनी दुकान के सामने अपना नाम और पते का तख्त लटकाएगा तो खाने पीने के सामान से मिलावट आखिरकार कैसे खत्म हो सकती है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिकोड कर लिया है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने डिकोड कर लिया है कि वह यह आदेश दे रही हैं कि खाने पीने की सामान बेचने वाले हर दुकानदार को अपनी दुकान के सामने अपने नाम का और पते का तख्ता लटकाना होगा। ऐसा आदेश देने के पीछे वह यह कह रही हैं कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि खाने पीने के सामानों से मिलावट को खत्म किया जाए। मतलब यह बात समझ से परे है कि आखिरकार दुकानदार के नाम में ऐसा कौन सा इलाज है कि मिलावट की बीमारी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 सितंबर को खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर कई दिशा निर्देश जारी किए। गाइडलाइंस, एक तरह से कहा जाए तो वह सारे दिशा निर्देश पहले से ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानून में शामिल हैं। अगर नहीं भी शामिल हैं तो कानून के मुताबिक यह हक मिलता है कि आप उस दिशा निर्देश को अपना लीजिए, मनवा लीजिए। मगर एक दिशा निर्देश ऐसा है जो समझ से परे है, कानून से भी परे है, संविधान से भी परे है। वह दिशा निर्देश यह कहता है कि उत्तर प्रदेश के सभी रेस्तरां और भोजनालय को संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम और पते प्रमुखता से दिखाने होंगे। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सत्यापन वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। इस दिशा निर्देश पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार यह दिशा निर्देश क्यों, किस इरादे से? प्रश्न यह बनता है कि आखिरकार इस दिशा निर्देश में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि मिलावट की बीमारी का इलाज निकल आएगा। यह भी जानिए कि सरकार का ये जो फैसला है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का, सुप्रीम कोर्ट की उस रोक के लगभग 2 महीने बाद आया है जिसमें राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद खान पान के सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपने अपने प्रतिष्ठानों पर अपना और अपने कर्मचारियों के नाम लिखने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए इसकी तीखी आलोचना की थी और कहा था कि सबसे बुनियादी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि किस तरह का भोजन परोसा जा रहा है, न कि इसे तैयार करने या बेचने वाला समुदाय कौन है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकान मालिक यह बता सकते हैं कि उनके यहाँ किस तरह का भोजन परोसा जाता है, लेकिन उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम और जाति दुकान पर लिखने की जरूरत नहीं है। मगर इसके बावजूद भी 2 महीने बाद ही
योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की दुकान पर नाम लिखने का जो दिशा निर्देश जारी किया है उसे आप अपने समाज में लागू करके सोचिए। आप सोच पाएंगे कि जिन लोगों के दिमाग में जाति हावी है, जिन लोगों के दिमाग में मुसलमानों से घृणा नफरत का भाव हावी है, वह किस तरह का फैसला लेंगे, किस तरह का आचरण करेंगे, क्या व्यवहार करेंगे। हम सबको पता है कि हमारा समाज अब भी मानसिक तौर पर उतना समृद्ध नहीं हुआ है कि किसी व्यक्ति को केवल और केवल मानवता के स्तर पर उतरकर, इंसानियत के स्तर पर उतरकर इंसान के तौर पर अपनाया जाए। ज़्यादातर लोग वैसे हैं जो अपनी पहचान के आधार पर, मतलब जाति और धर्म के आधार पर किसी से भी अपने संबंध का आधार चुनते हैं। ऐसे देश में अगर दुकानदार दुकान पर नाम लिखकर अपना सामान बेचने निकलेगा तो क्या वह भेदभाव का शिकार नहीं बनेगा? वह तो भेदभाव का शिकार बनकर रह जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा और अदृश्य तौर पर हमारे पूरे समाज में भेदभाव की नीति काम करेगी। साउथ अफ्रीका में जिस तरह से रंगभेद की नीति काम करती थी वैसी ही नीति काम करेगी। इसीलिए भारत के संविधान के मूल अधिकार का यह भी निचोड़ है कि राज्य ऐसा कोई भी नियम और कानून नहीं बना सकता है जिसकी वजह से भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। यानी योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश संविधान विरोधी भी है। मिलावट को खत्म कीजिए, किसने रोका है? यही आपका दायित्व है। मगर मिलावट खत्म करने के नाम पर ऐसी नीति मत बनाइए जो भेदभाव को बढ़ावा देती हो। सत्यापन के नाम पर पुलिसिया राज को बढ़ावा मत दीजिए। योगी आदित्यनाथ तो भाजपा के खिलाड़ी हैं। इस मामले में कांग्रेस वाले भी पीछे नहीं रहे। वह कांग्रेस जो बात बात पर कहती रहती है कि वह संविधान बचाने निकली है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को बचाने निकली है, उसी कांग्रेस की पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ के पीछे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर यही दिशा निर्देश जारी किया है कि खाने पीने के सामान के दुकानदार अपनी दुकान के सामने अपने नाम और पते का तख्ता लटकाएंगे। इस कदम के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी यही बात कही है कि खाने पीने के सामानों की मिलावट को खत्म करने के लिए कदम उठाया गया है। खाने पीने के सामानों में मिलावट को दूर करने के लिए भारत में पहले से ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट मौजूद है। इसके अधीन बहुत ही पावरफुल संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। इस कानून के तहत इस संस्था के पास इतनी शक्तियां हैं कि अगर यह काम अपना ईमानदारी से करे तो खाने पीने के सामानों में मिलावट की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। यह औचक निरीक्षण कर सकती है, औचक परीक्षण कर सकती है, वह सारे कदम उठा सकती है जिससे मिलावट को दूर किया जाए। मगर केवल कानून बना देने से मिलावट की समस्या खत्म हो जाती तो अब की कब तक खत्म हो जाती। खाने पीने के सामानों में मिलावट की परेशानी में तो भारत की बहुत ही गहरी संरचनात्मक खामियां काम करती हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी महीने में 12 से 13 हजार रुपए के बीच में झूल रही है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों की क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग के जेब में इतना पैसा नहीं है कि वह गुणवत्तापूर्ण सामान, क्वालिटी वाले सामान को खरीद पाएं। भारत के हर शहर में और हर गांव देहात में आप भारत की गरीबी को देख सकते हैं। जहां भी गरीब रहते हैं, जहां पे गरीबी है, वहां के दुकानों के सामानों को देख कर आइए, ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले सामान वहां पर बेचे जा रहे हैं। ऐसी मिठाइयां बिक रही हैं जिन्हें सेहत पर बुरा असर डालने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह के भोजनालय हैं जिनके किचन में बीमारियां ही बीमारियां तैर रही हैं। मतलब इन सब को आप केवल एक कानून बनाकर ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बुनियादी तौर पर वहां काम करना होगा जहां से लोगों की आर्थिक समृद्धि हो। जिस काम के लिए सरकार को चुना जाता है, जब आर्थिक समृद्धि होगी तभी जागरूकता आएगी। जब जागरूकता और आर्थिक समृद्धि दोनों आएगी तो कानून अपने आप ठीक से लागू होगा और दुकानदार भी जब यह समझेगा कि जितने में वह गुणवत्तापूर्ण माल बेच सकता है उतने में खरीदार मिल जाएंगे तो स्वाभाविक तौर से वह भी ईमानदारी बरतेगा। इतना कुछ कह लेने के बाद भी कईयों के दिमाग में तिरुपति के लड्डू की फर्जी कहानी तो जरूर ही तैर रही होगी।
वह कह रहे होंगे कि मंदिर के प्रसाद के घी में गाय की चर्बी का मिलावट की जा रही है, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो इसका जवाब यह है कि पहली बात तो यह है कि यह खबर बहुत ही भ्रामक तरीके से पेश की गई है। तिरुपति के प्रसाद के लैब रिपोर्ट कहती है कि घी शुद्ध घी नहीं है, उसमें मिलावट है, मगर रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि उसमें गाय की चर्बी ही मिलाई गई होगी। रिपोर्ट कहती है कि घी में मिलावट है और मिलावट कई तरह की हो सकती है। संभव है कि वनस्पति तेल की मिलावट हो, सोयाबीन तेल की मिलावट हो, मछली की तेल की मिलावट हो, संभव है कि चर्बी की मिलावट हो। यह भी संभव है कि जिस गाय और भैंस के दूध से घी बनाई गई हो वह कमजोर हो, उसे कोई दिक्कत हो। यह भी संभव है कि जिस गाय और भैंस के दूध से घी बनाई गई हो वह ऐसा चारा खाती हो जिसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा हो। यानी लैब रिपोर्ट ने कहीं भी यह बात नहीं कही कि तिरुपति के लड्डू के घी में गाय की चर्बी ही मिलाया जा रहा है, उसकी ही मिलावट है। लैब रिपोर्ट ने यह कहा कि घी में मिलावट है और मिलावट किस चीज से हुई है वह स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते हैं। मगर पूरे देश की खबरों में यह बेचा गया कि तिरुपति के मंदिर के लड्डू में चर्बी मिलाकर के प्रसाद दिया जा रहा है। आज तक खबरों में यही बात लिखी जा रही है। इसके अलावा हद तो तब हो गई कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लैब की रिपोर्ट को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। सबने यह मान करके तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी मिलाई जा रही है जांच करवाने की मांग की। जब इस तरह से माहौल बनाया जा रहा हो तब यह समझिए कि हमारे देश की चुनावी राजनीति में ऐसे लोग भागीदार बन गए हैं जो नहीं बनने चाहिए, जो सही समस्या को समझने और उसे हल करने की बजाय उस तरह की समस्या को जन्म दे रहे हैं जिससे समाज में बंटवारा हो, अलगाव हो, नफरत हो, ध्रुवीकरण हो और वह अपनी चुनावी मंसूबों में कामयाबी का रास्ता निकाल पाएं। तिरुपति के लड्डू के विवाद पर कुछ खाद्य वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि इस पूरे मसले को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मिलावट की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, मगर यह कहा जाना कि मंदिर के प्रसाद का जब लैब में परीक्षण हुआ तो उसमें मिलावट निकल कर सामने आया और वह मिलावट गाय की चर्बी की ही है, यह इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गलत तरीके की राजनीतिक मंसूबे हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि आप देश के किसी भी मंदिर के प्रसाद और वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले तेल, घी में को देखिए, उसकी मिलावट है या नहीं यह जांच करवाइए। यह जांचने के लिए किसी भी लैब में उसका सैंपल भेज कर देखिए। ज़्यादातर सैंपल का यही रिपोर्ट आएगा कि वहाँ मिलावट है, मगर मिलावट किस चीज़ की हुई है? क्या चर्बी की हुई है या वनस्पति तेल की हुई है? क्या सोयाबीन के तेल की मिलावट हुई या किसी और चीज़ की हुई है? इसका जवाब किसी भी लैब रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर हासिल नहीं होगा। मतलब तिरुपति के लड्डू का विवाद का असली कारण मिलावट की परेशानी को हल करना नहीं है, बल्कि उसे राजनीति को हवा देना है, बल्कि उस राजनीति को हवा देना है जो लोगों को कई तरह के भावनात्मक मुद्दे में फंसा करके वोट बटोरने का काम करती रहती है। असल बात तो यह है कि मिलावट की परेशानी तब ठीक नहीं हो सकती है जब तक वहां से मिलावट खत्म ना हो जो हमारे देश की सबसे जिम्मेदार संस्थाएं होती हैं। अब सरकार को ही देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में वैसी सरकारें होती जिनमें वाकई में सरकार होने का गुण होता तो ऐसे दिशा निर्देश कतई नहीं जारी करती कि खाने पीने के सामानों की मिलावट को दूर करने के लिए दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना नाम और पता का तख्ता लटकाना होगा। यह तो वही कर सकता है जिसके पास सरकार की जो मर्यादा की भावना होनी चाहिए, जो विवेक होना चाहिए, वो ना हो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। वहां छात्र संघ का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। लिंग 2 समिति का नियम है कि छात्र संघ चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है, महंगी महंगी गाड़ियां चली हैं, दूसरे राज्य से समर्थक बुलाए गए थे।
स्थापित पॉलिटिकल पार्टियों के जाने माने चेहरे छात्र संघ के चुनावी मैदान में मौजूद थे। लाखों पोस्टर लगाए गए थे, हजारों होर्डिंग लगाई गई थी। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, उत्साह होता है, उत्सव होता है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा। क्या यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है? इस तरह का चुनाव करवाने का क्या मतलब बनता है? चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की तस्वीरों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि लोग पढ़ाई लिखाई की जगह पर अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का चुनाव छात्रों को भ्रष्टाचार सिखाने के लिए नहीं होता है। अगर वह इसी उम्र में भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं निकलेगा। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब यह खबर मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप यह समझ पाएं कि इन छात्र संघ चुनाव से ही वैसे लोगों की फौज तैयार होती है जो आगे चल के किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामते हैं, आगे चलकर सरकार का हिस्सा बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, प्रोपेगेंडा की मशीन चलाते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि उनकी नैतिक ताकत कितनी कमजोर होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में, जहां पर पढ़ाई लिखाई का स्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर कोशिश की जाए तो बहुत ही सस्ते में चुनावी कैंपेनिंग की जा सकती है, मगर वहां पर उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आगे चलकर यह क्या करेंगे? क्या इनकी कोई विचारधारा है? क्या इनके भीतर कोई नैतिकता है? अगर यही आगे चल के सरकार का हिस्सा बनेंगे तो क्या वैसे लोग सरकार में पहुंचेंगे जो सरकार में होने चाहिए? जब तक यह ठीक नहीं हो सकता है तब तक आखिरकार मिलावट की परेशानी कैसे ठीक हो सकती है? मतलब हाल फिलहाल की खबर है, नकली दवाइयों का रैकेट चल रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर नकली दवाइयां जा रही हैं। टेलकम पाउडर में चीनी मिलाकर के नकली दवाइयां बेची जा रही हैं और बहुत बड़ा इसका खुलासा हुआ है महाराष्ट्र में। आज की खबर है कि जो पैरासीटामोल हम लोग लेते हैं वो जो मानक है उस पर खरा नहीं उतरा है। उसी तरह 53 ऐसी दवाइयां हैं, 53 ऐसे टैबलेट हैं जो मानक पर खरा नहीं उतरे हैं। मगर क्या इस पर बवाल मचा? क्या चर्चा हुई जितनी तिरुपति के लड्डू पे चर्चा हुई? तो बात यह है कि हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, चर्चा किस पर करवाया जा रहा है और किस मकसद से करवाया जा रहा है। इतना बड़ा नकली दवाइयों का पूरा धंधा चल रहा है, मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती है मगर कोई चर्चा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मिलावट को लेकर के सरकारें जो कदम उठा रही हैं उसके पीछे इरादा क्या है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।